हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीरू पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हमारे चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा 2022 के लिए क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और कल हमने हिस्ट्री का पहला प्रैक्टिस सेट किया था। दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से प्रॉपर एक एक ऑप्शन पर विस्तार से समझाया था। तो जिन लोगों ने अभी तक हिस्ट्री की पहली क्लास को नहीं देखा है, वो लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट के एंड होने पर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप लोग एक बार ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा। दोस्तों, पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सामान्य हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बार आप इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये क्लास। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, दीपशिखा किसकी रचना है? तो आप बताएंगे दीपशिखा किसकी रचना है? दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। महादेवी की और भी अन्य रचनाएं हैं, जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, सप्तपर्णा, सांध्य गीत और अग्निरेखा। ये सभी महादेवी की रचनाएं हैं। इनमें से निहार, रश्मि, दीपशिखा और चलचित्र, ये इनकी बहुत ही फेमस रचनाएं हैं और ये रचनाएं अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो आप इन रचनाओं को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा और आप साथ में नोट भी करते रहें। अब हम बात करें सुमित्रानंदन पंत की। तो सुमित्रानंदन पंत की ही बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे स्वर्णधूलि, ग्रंथि, गुंजन, स्वर्ण किरण। ये सभी पंत जी की चर्चित रचनाएं हैं। इसमें से स्वर्णधूलि बहुत ही चर्चित इनकी रचना है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान को। इनकी मुकुल और त्रिधारा दोनों ही बहुत फेमस रचनाएं हैं। तो अब हम बात करें निराला जी की। तो इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनकी बहुत ही फेमस रचनाएं हैं, जूही की कली, अनामिका, परिमल। ये तीनों बहुत एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो आप इन तीनों को देखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, बिहारी सतसई किसकी रचना है? तो आप बताएंगे बिहारी सतसई बिहारी जी की रचना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। और बात करें अगर हम सेनापति की, तो इनकी काव्य कल्पद्रुम तथा कवित्तम रत्नाकर, ये सेनापति की दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो इनको भी याद रखेंगे। अगर हम बात करें तुलसीदास की, तो तुलसीदास की भी बहुत फेमस रचनाएं हैं, रामचरितमानस, कवितावली, रामलला नेहचू, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल। ये सभी इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनमें से वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल और रामलला नेहचू, ये सभी पूछी जाने वाली ही रचनाएं हैं। तो आप इनकी भी रचनाओं को याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी और किसी भी लेखक की रचनाएं पूछ ली जाती हैं, तो आप इन सभी को याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें घनानंद की, तो घनानंद की भी प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर और सुजान हित, ये तीनों घनानंद जी की रचनाएं हैं, तो इनको भी एक नज़र आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप इन सभी रचनाओं को एक बार याद कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आप बताएंगे इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने तेरे को बोला था, ये कोई वाक्य नहीं हुआ। मैंने तुमको कहा था, ये भी कोई शुद्ध वाक्य नहीं है। मैंने तुमसे कहा था, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा था, ये वाक्य शुद्ध है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंने तेरे से कहा था, ये भी कोई वाक्य नहीं हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, अपेक्षा उपेक्षा। इसमें आपको इनका अर्थ बताना है। अपेक्षा और उपेक्षा का अर्थ क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आशा और तिरस्कार। तो दोस्तों, अपेक्षा और उपेक्षा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आशा और तिरस्कार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पगड़ी बदलना मुहावरे का अर्थ है। तो इसमें आपको सही मुहावरा बताना है। पगड़ी बदलना,
तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दोस्ती करना। पगड़ी बदलना मतलब दोस्ती करना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कर्ण और कर्ण का अर्थ है। तो आप बताएंगे कर्ण और कर्ण का अर्थ है। तो इसमें कर्ण और कर्ण का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कान और साधन। कर्ण का मतलब होता है कान, या फिर एक नाम भी होता है, कभी कभी लोग नाम रख देते हैं कर्ण। और कर्ण की बात करें तो कर्ण एक कारक होता है, और कर्ण मीन्स इंद्रियां भी होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कवि का स्त्रीलिंग रूप है। तो आप बताएंगे कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवयित्री। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवयित्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जिसकी भुजाएं घुटनों तक जाती हों उसे कहते हैं। तो आप बताएंगे जिसकी भुजाएं घुटनों तक जाती हैं उसे क्या कहते हैं, अजानुबाहु। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजानुबाहु। अगर हम समबाहु की बात करें तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर होगी उसे हम समबाहु कहेंगे। विषमबाहु की अगर बात करें तो जिसकी सभी भुजाएं असमान हो उसे विषमबाहु कहेंगे। तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक जाती हैं उसे हम कहते हैं अजानुबाहु। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। तो आप बताएंगे आशा, क्षमा, कष्ट, सेना। तो इसमें आप बताएंगे पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कष्ट। कष्ट एक आपका पुल्लिंग शब्द है। बाकी आशा, क्षमा, सेना ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। दोस्तों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम किसी भी शब्द को उसको एक वाक्य के रूप में प्रयोग करके देख लें, तो हमारा कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। तो इस तरह से आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10, अवनत का विपरीत शब्द है। तो आप बताएंगे अवनत का विपरीत शब्द क्या है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्नत। अवनत का विपरीत शब्द हो जाएगा आपका उन्नत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कनिष्ठ का विलोम शब्द है। तो आप बताएंगे कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है। दोस्तों, पहले जान लेते हैं विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो वे शब्द जिनके अपने निश्चित अर्थ होते हैं और इसके विपरीत का अर्थ जो शब्द देते हैं उन्हें विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्ठ का वरिष्ठ हो जाएगा इसमें। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, चिड़िया का बहुवचन होगा। तो आप बताएंगे चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। दोस्तों, एक वचन बहुवचन तो आप जानते ही होंगे। एक वचन वह होता है जिससे हमें किसी एक वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन कहेंगे। जैसे नदी, लड़का, घोड़ा, कलम, इस तरह से ये एक वचन के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट हम बात करें बहुवचन की, तो बहुवचन वे होते हैं जिसे हमें अनेक वस्तुओं का बोध होता है, वो होते हैं बहुवचन। जैसे लड़के, घोड़े, नदियाँ, ये सब बहुवचन के रूप हो गए। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिड़िया का बहुवचन होगा चिड़ियाँ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला कहलाता है। तो आप बताएंगे इंद्रियों को जो भ्रमित करता है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ऐन्द्रजालिक। तो दोस्तों, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा ऐन्द्रजालिक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा। तो आप बताएंगे विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। इसमें आपका विदुषी राइट हो जाएगा। तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। ये बात आप याद रखेंगे क्योंकि ये विदुषी और विद्वान का क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, आयुक्त और अयुक्त के अर्थ हैं। तो आप बताएंगे इसमें आयुक्त का मतलब हो जाएगा अनुचित और अयुक्त का मतलब हो जाएगा उच्चाधिकारी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुचित एवं उच्चाधिकारी।
तो आयुक्त का हो गया अनुचित और आयुक्त का हो गया उच्चाधिकारी। तो इस तरह से आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16, चांदी का जूता मारना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, रुपए से सब काम करा लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। तो इस वाक्य में बताएंगे आप कहाँ पे त्रुटि है? सम्मान और प्रशंसा यहाँ पे तो नहीं है, बुरा से बुरा व्यक्ति भी, तो यहीं पे आपका होता बुरे से बुरा व्यक्ति, तब आपका यहाँ पे राइट हो जाता। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुरा से बुरा व्यक्ति भी यहाँ पे आपकी त्रुटि है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, गेहूं और गुलाब के लेखक हैं। तो आपको बताना है इसमें किस लेखक ने गेहूं और गुलाब की रचनाएं की हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो गेहूं और गुलाब के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। और नेक्स्ट इनकी बात करते हैं, नागार्जुन, इनकी भी अन्य रचनाएं हैं जैसे वरुण के बेटे, दुखमोचन, बाबा वटेश्वर नाथ, ये तीनों रचनाएं नागार्जुन की हैं। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नागार्जुन। नागार्जुन की कौन सी रचनाएं हैं? वरुण के बेटे, दुखमोचन और बाबा बटेश्वर नाथ, ये तीनों रचनाएं नागार्जुन की हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सरदार पूर्ण सिंह की। तो सरदार पूर्ण सिंह की सच्ची वीरता और आचरण की सभ्यता, ये दोनों ही रचनाएं बहुत फेमस हैं और ज़्यादातर ये एग्ज़ाम में देखने को भी मिलता है ये क्वेश्चन। तो गेहूं और गुलाब के लेखक हैं आपके रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? तो आपको इसमें गलत बताना है। दोस्तों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी आप जानते ही होंगे। पुल्लिंग किसे कहेंगे? जिन संज्ञा शब्दों से अर्थात पुरुषत्व का बोध होता है उसे कहेंगे पुल्लिंग। जैसे लड़का, बैल, घोड़ा, कुत्ता, शेर, ये सभी पुरुष पुल्लिंग के उदाहरण हैं। अगर हम बात करें स्त्रीलिंग की, तो जिन संज्ञा शब्दों में स्त्रीत्व का बोध होता है तो उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, गाय, लता, पूरी, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ता एवं कर्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से भिखारी शब्द कौन सा है? तो आप बताएंगे भिखारी शब्द कौन सा है। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लड़का। लड़का भिखारी शब्द नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। तो आपको बताना है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धातु। क्रिया का मूल रूप होता है धातु। दोस्तों, क्रिया किसे कहेंगे? हिंदी में क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं और क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। दोस्तों, इसमें धातु के आगे अगर हम ना जोड़ देते हैं तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे लिखना है तो उसमें अगर हम ना जोड़ देते हैं तो ये क्रिया का बोध करा रहा है, उससे पहले सिर्फ चल लिखा है तो ये एक धातु है, और अगर इसमें ना लगा दिया तो चलना हो गया, मतलब क्रिया हो रही है। तो इस तरह से इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22, स्त्री कपड़ा सीती है, यह वाक्य में कर्ता वाच्य है। तो इसमें सिलने का काम स्त्री कर रही है, मतलब स्त्री करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्ता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? तो दोस्तों, आप इसमें बताएंगे किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया जुड़ी हुई है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसने नहाकर भोजन किया, मतलब नहाने का काम पहले हुआ उसके बाद भोजन किया, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी में मैं का बहुवचन होगा। तो आप बताएंगे इसमें मैं का बहुवचन हो जाता है हम। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम। तो
तो मैं का बहुवचन होगा हम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण भूत। क्योंकि नरेश सो रहा था, हमें नहीं पता कि उठ गया है या सो रहा है, तो इसमें आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक। तो वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अग्रह का अर्थ होता है, तो आप बताएंगे अग्रह का अर्थ क्या होता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसे सूंघा जा सके, उसके लिए एक शब्द है अग्रह। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सफ़ेद झूठ होने का अर्थ है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्णतः असत्य। सफ़ेद झूठ होने का अर्थ है पूर्णतः असत्य, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, बीजक के लेखक हैं, तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर। तो बीजक के लेखक कौन हैं? कबीर। कबीर की और भी 2-3 रचनाएं हैं जो बहुत फेमस हैं, जैसे साखी, सबद और रमैनी। ये तीनों और बीजक को मिला के ये चारों ही रचनाएं बहुत ही ज़्यादा आने वाली हैं एग्ज़ाम में, तो इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें अगर तुलसीदास की, तो तुलसीदास की भी बहुत सारी रचनाएं रही हैं, जैसे जानकी मंगल, दोहाबली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, ये सभी तुलसीदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सूरदास की, तो सूरदास की भी अन्य रचनाएं हैं, जैसे सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। दोस्तों इसमें सूर सारावली और साहित्य लहरी से क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो ये बात याद रखेंगे कि सूरदास की रचनाएं हैं ये सभी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जायसी की, तो जायसी की भी अन्य रचनाएं हैं, जैसे पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कान्हावत, ये सभी जायसी की रचनाएं हैं। तो इसमें अखरावट और आखिरी कलाम ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और पद्मावत भी इम्पोर्टेंट है इनका, तो ये सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, कृतज्ञ और कृतज्ञ के अर्थ हैं, तो आप बताएंगे कृतज्ञ और कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है? कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार मानने वाला, और कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार ना मानने वाला, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों बताएंगे आज का ये सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 था, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।